नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे ईदगाह कहानी की समीक्षा। देखिए, ईदगाह मुंशी प्रेमचंद जी की एक प्रसिद्ध कहानी है जो कि बाल मनोविज्ञान पर आधारित है और सदैव ये पाठकों के आकर्षक का केंद्र भी रही है। यानी इसको बहुत अधिक पाठकों ने सराहा है ईदगाह कहानी को। तो आइए आज हम अपनी इसी कहानी की समीक्षा भी करते हैं। देखिए, किसी भी कहानी की समीक्षा के जो अगर आधार हम देखें या तत्व देखें तो वो मुख्यतः 6 तत्व माने गए हैं। शास्त्रीय आधार पर कहानी की समीक्षा 6 तत्वों के आधार पर की जाती है। तो आज हम ईदगाह कहानी की समीक्षा भी इन्हीं 6 तत्वों के आधार पर करेंगे। इसमें सबसे पहला जो तत्व है वो है कथानक। किसी भी कहानी की विशेषता ये होती है कि उस कहानी को सफल बनाने के लिए जो कथानक है वो संक्षिप्त होना चाहिए। अगर कथानक बहुत अधिक बड़ा होगा तो कहानी में गति नहीं आएगी, यानी वो बोरियत या उबाऊ भरी हो जाएगी। इसीलिए जो ईदगाह कहानी है उसका कथानक भी संक्षिप्त है, जिससे कि कहानी को गति मिली है। इस कथानक में जो मुख्य पात्र है वो हामिद है, जो माता पिता से विहीन है। उसकी दादी अमीना उसका पालन पोषण करती है। एक दिन जब ईद का त्योहार आता है तो हामिद ईद मनाने के लिए ईदगाह जाना चाहता है, जो कि नगर में है। वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ चला जाता है। अब जब वो जाता है तो दादी उसको 3 पैसे देती है ताकि वो वहाँ पर कुछ खा पी सके और अपने मन की इच्छा कुछ पूरी कर सके। लेकिन जो हामिद के दोस्त हैं उनके पास कुछ अधिक पैसे हैं। हामिद अपने दोस्तों के साथ ना तो खिलौने खरीदता है, ना ही वो मिठाइयाँ लेता है, ना ही वो कोई झूले की ओर आकर्षित होता है, बल्कि वो अपने 3 पैसों से क्या खरीदता है, अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है जो कि लोहे का है। और वो क्यों खरीदता है? क्योंकि उसे ध्यान है कि उसकी दादी जब रोटियां सेकती हैं तो उसके हाथ जल जाते हैं। दादी अमीना के पास जब हामिद चिमटा लेकर पहुंचता है तो अमीना उसकी बातें सुनकर भाव विभोर हो जाती है, क्योंकि वो सोचती है कि इस बच्चे का मन कितना, अपने मन को इस बच्चे ने दबाया होगा, कितना कठोर हुआ होगा ये अपने मन के प्रति, क्योंकि बाल मन था। इसका भी मन किया होगा मिठाइयाँ खाने को, इसका भी मन किया होगा खिलौने खरीदने को, लेकिन वहाँ भी उसे अपनी बूढ़ी दादी अमीना ही याद आई और उसके लिए उसने चिमटा खरीद लिया। ऐसा सोचकर अमीना भी भाव विभोर हो जाती है और कहानी इसी के साथ समाप्त हो जाती है। तो हमने देखा कि जो कहानी का कथानक है वो बहुत अधिक लंबा नहीं है, लेकिन बाल मनोविज्ञान का इतना सुंदर प्रेमचंद जी ने किया है कि हम अपने आप उस कथानक से बंध जाते हैं और कहानी समाप्त हो जाती है। इस कथानक को विस्तार देने के लिए ईद के ग्रामीण उत्साह का चित्रण किया है, नगर का वर्णन किया है और इसके साथ साथ ईदगाह के समय में जो मेला लगा है उसका दृश्य भी यहाँ पर चित्रित किया गया है कथानक में। ये माना कि ये कथानक कल्पना से परिपूर्ण है, यानी कल्पित कथानक है, लेकिन फिर भी जब हम इसे पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है कि ये हमारे आसपास की ही घटनाएं इस कहानी में घटित हो रही हैं। दूसरा यहाँ पर क्या है, पात्र एवं चरित्र चित्रण। देखिए, किसी भी कहानी में 2 तरह के पात्र होते हैं। एक होता है मुख्य पात्र और दूसरा होता है गौण पात्र। गौण पात्र, जो मुख्य पात्र हैं वो है हामिद और अमीना। मुख्य पात्र यहाँ पर हामिद और अमीना है। गौण पात्र हामिद के दोस्त हैं, जिसमें मोहसिन है, नूरे हैं, सामी है, महमूद है, यानी जो बच्चे हैं वो कौन है, गौण पात्र। यहाँ पर मुख्य किरदार कौन निभाता है, हामिद, जो कि अपनी उम्र से कहीं अधिक परिपक्वता का परिचय देता है अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीद के। तो इस तरह हम देखते हैं जो कहानी के कथानक में जो पात्रों का चयन हुआ है या पात्रों का चरित्र चित्रण किया गया है उसमें प्रेमचंद जी ने बाल मनोविज्ञान का पूरा ध्यान रखा है। इसी कारण ये सभी बालक यथार्थ के धरातल पर हमारे आसपास के पात्र लगते हैं। अगर हम इनके यथार्थ रूप में देखें तो कल्पित होते हुए भी ऐसे लगता है कि ये सब हमारे आसपास के ही पात्र हैं, हमारे गली मोहल्लों के ही ये बच्चे हैं, ऐसा हमें प्रतीत होता है। तो पात्र के और चरित्र चित्रण की दृष्टि से देखें तब भी ईदगाह कहानी एक सफल कहानी कही जा सकती है। तीसरा है संवाद योजना या संवाद। देखिए, संवाद कहानी में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्यों? क्योंकि इसी से कहानी को गति मिलती है और रोचकता भी आती है। संवाद कहानी में नाटकीयता का संचार करते हैं, यानी जो नाटकीय तत्व है वो किससे आता है, संवादों से ही आता है। और जो प्रेमचंद ने इस कहानी में पात्र लिए हैं उन पात्रों के चरित्र भी संवादों के माध्यम से ही पूर्णतः स्पष्ट हो पाए हैं। इसीलिए
ये कहानी अगर संवाद की दृष्टि से देखें तो भी एक सुंदर कहानी बन पड़ी है, या संवाद योजना इस कहानी की बहुत ही सुंदर और सटीक है, क्योंकि जो संवाद है वो बिल्कुल बाल मनोविज्ञान के अनुरूप है। यानी बच्चे कैसा सोचते हैं, बच्चे कैसे एक दूसरे से व्यवहार करते हैं, वो इन संवादों के माध्यम से समझा जा सकता है। आगे जो हमारा चौथा पॉइंट है वो है देशकाल और वातावरण। दो बातें हैं यहाँ पर, देशकाल और वातावरण। देखिए, देशकाल में हमें क्या देखना होता है कि स्थान कौन सा है, समय कौन सा है, और परिवेश कैसा है, हमारे आसपास का परिवेश कैसा है। और वातावरण में हमें क्या देखना है कि हमारे आसपास का जो चित्रण किया गया है, क्या वो यथार्थ चित्रण है, हमारे ही समाज की घटनाएं प्रतीत होती है, या वो वातावरण कैसा है। तो देशकाल की दृष्टि से अगर देखें तो इस कहानी में जिस स्थान, समय और परिवेश का चित्रण किया गया है वो बहुत ही उपयुक्त है कथानक की दृष्टि से। माना कि ये कल्पित कथानक है, लेकिन फिर भी हमें ऐसे लगता है कि हमारे आसपास का ही कथानक है। यहाँ पर प्रेमचंद जी ने ग्रामीण परिवेश का भी चित्रण किया है और इसके साथ साथ नगरीय या शहरी जो जीवन है उसका भी चित्रण किया है, क्योंकि गांव से बच्चे नगर की ओर जाते हैं ईदगाह में ईद का त्योहार मनाने के लिए। तो दोनों प्रकार का जो परिवेश है वो इसमें दिखाया गया है। वातावरण की दृष्टि से अगर देखें तो ईद के त्योहार का वर्णन है, रोजे जो रखते हैं उनका वर्णन है यहाँ पर, और ईदगाह में जाते समय आसपास का जो मेला लगा है उस मेले में कैसे रौनक है, वहाँ का दृश्य कैसा है, झूले कैसे हैं, दुकानों पर कैसी सजावट है, ये सब जो वातावरण को और ज़्यादा सजीवता प्रदान करता है, ये सब जो चित्रित इसमें शब्दों के माध्यम से करने का प्रेमचंद जी ने प्रयास किया है। तो देशकाल और वातावरण की दृष्टि से भी अगर हम देखें तो ये एक कहानी को सजीवता प्रदान करने में सहायक हुए हैं। आगे जो हमारा पांचवा पॉइंट है उद्देश्य का, कि कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, कोई भी रचना बिना उद्देश्य के नहीं होती, तो कोई ना कोई उद्देश्य हर कोई रचना के पीछे रचनाकार का रहता है। और प्रेमचंद जी तो किस लिए जाने जाते हैं, सामाजिक सरोकार के रूप में जाने जाते हैं, कि ये सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए कहानीकार हैं। इसमें भी अगर देखें तो सबसे बड़ा जो कथानक का उद्देश्य है वो क्या है कि कैसे एक बालक समय से पहले ही, यानी अपने जीवन के परिपक्वता के पड़ाव पर आने से पहले ही कैसे परिस्थितियों के कारण बड़ा हो जाता है। जो हामिद है वो छोटी सी उम्र का बच्चा है, लेकिन माता पिता उसके नहीं है, वो अपनी दादी अमीना को संघर्ष करते हुए देखता है, तो कैसे उसका मन भी बच्चों से बदलकर बड़ों के जैसे सोचने लगता है। वो अपनी मिठाइयाँ खाने का या बालमन के जो शौक है वो पूरे नहीं करता, बल्कि अपनी दादी अमीना की तकलीफ को समझ पाता है। तो ये दिखाना कि बच्चे कैसे समय से पहले ही परिपक्व हो जाते हैं, कैसे व्यवहार करने लगते हैं, ये मुख्य उद्देश्य हम यहाँ पर मान सकते हैं। और दूसरा उद्देश्य बच्चों को ये बताने के लिए कि जो चीज़ें उपयोगी हों वही हमें प्राप्त करनी चाहिए या खरीदनी चाहिए, जो व्यर्थ की चमक दमक है उससे हमें परहेज या दूरी बनाकर रखनी चाहिए। तो इसके साथ साथ अगर देखें जो सांप्रदायिक सद्भाव है, यानी ईद के त्यौहार पर कैसे सब एक दूसरे के गले मिलते हैं, जो बच्चे हैं वो कैसे मनोरंजन करते हैं, या उस समय के आसपास की जो परिस्थितियां थी, यानी गरीब लोग कैसे त्योहार पर अपनी रोजी रोटी के बारे में सोचते हैं, त्योहार के लिए कैसे थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करते हैं, या कैसे घर में रौनक आए, त्योहार पर वातावरण अच्छा हो, इसके लिए वो किसी से थोड़े पैसे उधार लेकर कैसे त्योहार मनाते हैं। यानी ये सब चीज़ें, यानी यथार्थ चित्रण करना समाज का, समाज के लोगों का, अलग अलग वर्ग के लोगों का इस कहानी में मुख्य उद्देश्य के तौर पर देखा जा सकता है। तो उद्देश्य की दृष्टि से अगर देखें तब भी एक सफल कहानी कही जा सकती है। छठा और अंतिम जो हमारा पॉइंट है भाषा शैली। देखिए, जो प्रेमचंद जी हैं, मैंने आपको इनके जीवन चरित्र जब करवाया था या जीवन परिचय जब हमने किया था तो बताया था कि मैं ये प्रारंभ में उर्दू में लिखा करते थे, और ईदगाह कहानी में तो ईद के त्यौहार का वर्णन है जो कि विशेष रूप से मुस्लिम वर्ग का त्यौहार है। तो इस कहानी में भी ईद के वातावरण को चित्रित करने के लिए या उन पात्रों की सजीवता को बनाने के लिए जो मुख्य भाषा का प्रयोग किया है वो है उर्दू, यानी उर्दू प्रधान भाषा की शब्दावली का इन्होंने प्रयोग किया है। लेकिन कहीं कहीं हम देखें तो हिंदी भाषा के शब्दों का भी सुंदर प्रयोग इसमें किया है। पूरी जो कहानी है इसमें प्रसाद गुण है, गुण की दृष्टि से अगर देखें तो प्रसाद गुण है।
इसके साथ साथ अगर शैली की बात करें तो ये कहानी मुख्य तौर पर वर्णनात्मक शैली में लिखी गई है। वर्णनात्मक शैली में ये कहानी लिखी गई है, लेकिन अगर देखें तो इसकी यथार्थपरक जो संवाद है वो बहुत सुंदर है। मनोविश्लेषणात्मक और चित्रात्मक शैली का भी सुंदर प्रयोग हुआ है। मनोविश्लेषणात्मक यानी मन का विश्लेषण, किसके मन का विश्लेषण किया है? बाल मन का, बालकों के मन का। कौन से बालक? जो कहानी में पात्र के रूप में इन्होंने लिए हैं। और इसके साथ साथ जब हम पढ़ते हैं तो भाव विभोर हो जाते हैं, तो ये भावात्मक शैली भी इसमें निश्चित रूप से ही शामिल है। तो इस प्रकार अनेक शैलियों का मिला जुला चित्रण इस कहानी में हम देखते हैं। तो ये कहानी के 6 तत्व थे जिनके आधार पर हमने इस कहानी की समीक्षा की है। और इन तत्वों की दृष्टि से अगर देखें या इन तत्वों की कसौटी पर अगर हम देखें तो ये कहानी एक सफल कहानी कही जा सकती है। यानी ईदगाह कहानी तत्वों की दृष्टि से एक सफल कहानी मानी जा सकती है। ये हम निष्कर्ष के रूप में यहाँ लिखेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि जो मैं प्रश्न आपको यहाँ करवाना चाह रही हूँ वो आप बहुत अच्छे से समझ पाए हो। और आपको किस प्रकार ये प्रश्न करना है, सबसे पहले आप इसमें एक भूमिका बनाएंगे जो मैंने आपको बताई थी कि ये प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानी है, वो आप भूमिका के तौर पे लिखेंगे। और अंत में आप निष्कर्ष में ये बताएंगे कि ये कहानी एक सफल कहानी है तत्वों की दृष्टि से। तत्व ये 6 रहेंगे जो हमने यहाँ पर लिखे हैं। सभी कहानियाँ इन्हीं तत्वों के आधार पर हम करेंगे। तो सबसे पहले इस प्रश्न को करने के लिए आप भूमिका बताओगे, और भूमिका में आप क्या बताओगे कि ये किसकी कहानी है और ये कहानी क्यों पर प्रसिद्ध है। उसके बाद इन तत्वों के आधार पर इसकी समीक्षा करेंगे और निष्कर्ष रूप से आप लिखोगे कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तत्वों की दृष्टि से ईदगाह कहानी एक सफल कहानी सिद्ध होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।